अब यहाँ पर ध्यान देना, आज हमको बात करनी है इलस्ट्रेशन नंबर 55 पर, ठीक है। ए एंड बी हमारे पास पार्टनर्स हैं। शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस इन द रेशियो 5:3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। दो पार्टनर हैं, एक पार्टनर का नाम ए है, दूसरे पार्टनर का नाम बी है। ये लोग क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं बिजनेस के कौन से रेशियो में, 5:3 के रेशियो में। दे एडमिट सी इनटू द फर्म फॉर 1/4 शेयर। नए पार्टनर कौन आ रहा है, सी आ रहा है फर्म पर, कितने शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए इन द प्रॉफिट्स टू बी कंट्रीब्यूटेड इक्वली बाय ए एंड बी। सेम वही वाला पॉइंट है जो आपने मुझसे परसों पूछा था। ध्यान से इस चीज़ को समझना, ए एंड बी आपके पास पार्टनर्स हैं प्रॉफिट में किसी एक बिजनेस में जिनके बीच के रेशियो 5:3 हैं। सी वहाँ पे पार्टनर आता है 1/4 शेयर के लिए इन द प्रॉफिट्स टू बी कंट्रीब्यूटेड इक्वली बाय ए एंड बी, ठीक है। तो जो इसका शेयर है कितना, 1/4, वो इक्वली दिया गया ए और बी ने। तो कहीं ना कहीं मुझको सेक्रीफाइस रेशियो को क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन है 1:1। नहीं आया समझ में, आ गया। पक्का। ऑन द डेट ऑफ द एडमिशन ऑफ सी द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म वॉज एज फॉलोज। एक तरफ मुझको क्या दी हुई लिएबिलिटीज दे रखा है, दूसरी तरफ क्या है, असेट्स। सबसे पहले एज कैपिटल दिया हुआ है, फिर बीस कैपिटल है, फिर वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है, देन क्रेडिटर्स है, फिर प्रोविडेंट फंड है, फिर आपके यहाँ पे मशीनरी है, इन्वेस्टमेंट है, फर्नीचर है, स्टॉक है, डेटर्स है और बैंक है। नीचे क्या लिखते हैं, टर्म्स ऑफ द सीज एडमिशन वर एज फॉलोज। पहला वाला पॉइंट है, सी विल ब्रिंग 30,000 फॉर हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल। ध्यान से समझना, सी कितने रुपए लेकर आ रहा है 30,000 रुपीज़ आ रहा है, किसके लिए, कैपिटल के तौर पर, और जो भी उसका शेयर होगा गुडविल का उसके तौर पर। सेकंड वाले पॉइंट में वो क्या क्या कह रहे हैं कि जो गुडविल है किसकी, पूरी फर्म की, किसकी, पूरी फर्म की। क्वेश्चन आपकी हेल्प का क्या क्या कर रहा है, बोल रहा है वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ द एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 years। ध्यान से समझना क्वेश्चन को कि पूरी फर्म की गुडविल के बारे में बात हो रही है, वैल्यू किस तरीके से करोगे, 3 years परचेज ऑफ द एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 years। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 years आपको यहाँ पे दिया हुआ है 20,000 रुपीज़। ध्यान से समझना, एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 20,000 रुपीज़। वाइल द नॉर्मल प्रॉफिट, जो नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब है वो प्रॉफिट जो हर कोई कमाता है, दैट कैन बी अर्न विद द कैपिटल एम्प्लॉयड आर 12,000। क्या आप मुझको यहाँ पे सुपर प्रॉफिट बता सकते हो कितना हुआ, सुपर प्रॉफिट, हाँ कितना सर। हमें अगर हमें एक कैलकुलेट करना, क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पर देखो फिर से सुनो। सेकेंड वाले पॉइंट में क्या बोला है कि गुडविल है पूरे फर्म की, हैज़ बिन वैल्यूड एट 3 year परचेज ऑफ द एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 years। ये वाली बात समझ में आई। एवरेज प्रॉफिट जो पिछले 4 सालों का है वो यहाँ पे दिया हुआ 20,000 रुपीज़, और जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो दिया हुआ है दैट कैन बी अर्न विद द कैपिटल एम्प्लॉयड आर 12,000। ये समझ में आया। क्या आप यहाँ पे सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हो, हाँ। क्या होता है सुपर प्रॉफिट का एवरेज फॉर्मूला, माइनस नॉर्मल। हाँ तो कितना होगा, 8,000। अब आया समझ में। उसके बाद अब जब गुडविल निकालोगे तो गुडविल का फॉर्मूला किस तरीके से आप करोगे, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो आपको पूरे फर्म की गुडविल मिल जाएगी, उसमें आप इसका शेयर निकाल सकते हो नए वाले पार्टनर का 1/4। क्लियर हुआ। अब वो बोल रहे हैं फर्नीचर इज अंडर वैल्यूड बाय 12,000। ध्यान से इस चीज़ को समझना, जैसे ही आपने ये वाला पॉइंट पढ़ोगे, आपने यहाँ पे फर्नीचर वाला पॉइंट पढ़ा, आप यहाँ पर फर्नीचर पे इसको हाईलाइट कर लेना या स्टार लगा लेना। फिर यहाँ पे स्टॉक वाला पॉइंट है, स्टॉक को आप इस तरीके से हाईलाइट कर लेना, चाहे आप स्टार लगा लेना। प्रोविडेंट फंड वाला पॉइंट है, मैं इस तरीके से यहाँ पर इसको हाईलाइट करके चल रहा हूँ। क्रेडिटर्स वाला पॉइंट है, तो मैंने यहाँ पे क्रेडिटर्स को भी क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया, इतना। उसके बाद है हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट वर टू बी टेकन ओवर बाय ए एंड बी इन दियर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड रिमेनिंग वैल्यू एट ₹8,000। तो मैंने इन्वेस्टमेंट को भी हाईलाइट कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। अब मुझको करना क्या है वो मुझको बोल रहे हैं कि मुझको क्या बनाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, मुझको क्या बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, मुझको क्या बनाना है, नई बैलेंस शीट बनानी है। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना, जो जो मुझको बनाने के लिए कहा गया, मुझको बनाने के लिए क्या बोला, रिवैल्यूएशन अकाउंट, मुझको बनाने के लिए क्या बोला, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मुझको बनाने के लिए क्या बोला, न्यू बैलेंस शीट। में सबसे पहले इनका फॉर्मेट तैयार करूंगा। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ,
इस क्वेश्चन में मुझको वो बोला मुझको क्या बनाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, मुझको क्या Partners बनाना है, capital. पार्टनर्स कैपिटल, मुझको क्या बनाना New है, balance sheet. नई बैलेंस शीट। सबसे पहले मैं इनका फॉर्मेट तैयार करूँगा कुछ इस तरीके से, जैसे यहाँ पर ये मुझको रिवैल्यूएशन दिख रहा है। याद रखना रिवैल्यूएशन मेरे पास कौन सा अकाउंट होता है, तो आप बोलोगे भैया रिवैल्यूएशन होता है नॉमिनल अकाउंट। क्लियर हो रहा है? नॉमिनल का मतलब है कि डेबिट में मैं यहाँ पे n माइनस दिखाऊंगा और क्रेडिट में मैं यहाँ पर n प्लस दिखाने वाला हूँ। इतनी सी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? कोई दिक्कत तो नहीं है? मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनना कि मुझको यहाँ पर क्या बनाना है, रिवैल्यूएशन, मुझको क्या बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मुझको क्या बनाना है, न्यू बैलेंस शीट। सबसे पहले मैं अपने फॉर्मेट तैयार करूँगा। क्लियर हुआ? ये मैंने यहाँ पे रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट बना लिया। फिर उसके बाद सेम इस तरीके से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया। मैं पूछूंगा इसमें रूल काय के लगते हैं, तो आप बोलोगे भैया यहाँ पर लगता है एल प्लस का रूल, कैपिटल इंटरनल लायबिलिटी होती है, और यहाँ पे डेबिट में काय का रूल लगेगा, एल माइनस का रूल लगेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। इतनी बात समझ में आ रही? मैं फिर से आपको समझा रहा हूँ। क्वेश्चन ने मुझको कहा कि मुझको क्या बनाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल क्या बनाना है, न्यू बैलेंस शीट में सबसे पहले इनके फॉर्मेट बनाऊंगा। इस तरीके से मैंने रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट बनाया, इस तरीके से उसके बाद मैंने यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट बनाया। पूरा लिखूंगा मैं यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इस तरीके से मैं यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शीट बना लूँगा। ओपनिंग बैलेंस शीट इसलिए वो बोल रहे हैं कि उस पार्टनर के आने के बाद जो नई बैलेंस शीट बन रही है। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। इतना मैं काम कर सकता हूँ, फॉर्मेट अपना तैयार कर सकता हूँ। अब ध्यान से सुनना। ए एंड बी शेयर प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस इन द रेशियो 5:3. They admit C into the firm for 1/4 share in the profits to be contributed equally by A and B. इतना आपको पढ़ के यहाँ पे सेक्रीफाइस रेशियो 1:1 का पता चल गया। On the date of admission of C, the balance sheet of the firm was as follows. अब सबसे पहले आप एक तरफ से देखना स्टार्ट करोगे, ये क्या लिखा हुआ, एस कैपिटल और बीस कैपिटल, इसको पढ़ना स्टार्ट करो। ये जो बैलेंस शीट दिख रही है किसकी है, ये बैलेंस शीट, ये फर्म की बैलेंस शीट है। किसकी बैलेंस शीट है? तो जब मैं पढ़ रहा हूँ तो यहाँ पे ए की कैपिटल मुझको दिख रही है कितनी, 40,000 रुपीज़। बीस की कैपिटल मुझको कितनी दिख रही है, 30,000 रुपीज़। क्या मैंने इसको हाईलाइट किया? हाँ। कहाँ किया हाईलाइट? हाईलाइट तो मैंने ये करे येलो वाले, इसको तो नहीं करा ना मैंने हाईलाइट। नहीं सर। नहीं आया समझ में? आ गया। एस कैपिटल समझ में आ रहा, बीस कैपिटल समझ में आ रहा है। मैं इसको यहाँ पर फटाफट से पार्ट, मेरे फॉर्मेट रेडी हैं, मैं यहाँ पर लिख दूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्लियर हुआ? आया है समझ में? आप मुझसे पूछोगे भैया यहाँ पर क्यों लिखा, क्योंकि मैंने कहा ये ओपनिंग बैलेंस है, किसका, कैपिटल का। और कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस हम कैसे लिखते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिखते हैं। इतनी बात समझा पाया मैं आपको? कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। पक्का? हाँ। उसके बाद वर्कमैन कॉम्पनसेशन के बारे में कुछ था पॉइंट? वर्कमैन कॉम्पनसेशन के बारे में कुछ था? नहीं था। तो आपको पता है जब वर्कमैन कॉम्पनसेशन के बारे में कुछ ना लिखा हुआ हो तो हम क्या करते हैं, लायबिलिटी। क्या लायबिलिटी? बैलेंस शीट लायबिलिटी करते हैं। बिल्कुल गलत आंसर है, ध्यान से। ओल्ड पार्टनर्स में भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। में भी नहीं, में ही करते हैं। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व के बारे में जब कुछ नहीं लिखा हुआ है तो मैं समझूंगा कि इस रिजर्व का हमने कोई इस्तेमाल, इसके अपोजिट कोई क्लेम नहीं आया, तो उस केस में मैं वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व को ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बांटता हूँ। किसके बीच में? ओल्ड पार्टनर। याद आ रहा है? हाँ। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। क्या ये कर चुके हैं हम? हाँ। आ रहा है ध्यान? तो उससे उनकी कैपिटल बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? बढ़ जाएगी। पक्का? हाँ। तो यहाँ पे ओल्ड रेशियो क्या है, 5:3। तो मैं 4,000 को किस में बांटूंगा, 5:3 में। कैलकुलेटर दो। 4,000 मैं करूँगा 4,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 4,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 8, तो कितना आ जाएगा, 2,500 और 1,500। क्या आपको ये समझ में आया? आगे सर। क्या चीज़? ये बाय वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 25 और 1,500। फिर से समझाऊं? नहीं सर। पक्का? हाँ। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। ठीक है, तो मैंने आपको एस कैपिटल समझा दिया, बीस कैपिटल समझा दिया, वर्कमैन कॉम्पनसेशन समझा दिया। अब मैं बात आ रहा हूँ क्रेडिटर्स की। मैं पहले से ही स्टार या हाईलाइट करके चलाऊँ तो मुझको यहाँ पे पता चल जाएगा कि क्रेडिटर्स के बारे में कुछ बातें लिखी हुई हैं। जैसे फोर्थ वाले पॉइंट पर है लिखा हुआ, क्रेडिटर्स आर अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट ऑफ 8,000। ध्यान से समझना, 4 बार समझाऊंगा आपको। क्रेडिटर्स अनरिकॉर्डेड हैं। अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स का मतलब है वो क्रेडिटर्स जो हमारी अभी तक इस बैलेंस शीट में नहीं दिख रहे थे। आया समझ में? हाँ सर। अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स मेरे पास कितने के हैं, 8,000। ये अभी तक मुझको यहाँ पर बैलेंस शीट में नहीं दिख रहे थे। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही है? नींद तो नहीं आ रही है? क्रेडिटर्स है यहाँ पर कितने रुपए के,
2000 2000 रुपीज़ के, और ये मेरे पास क्या हो गए 8,000 के अनरिकॉर्डेड unrecorded। क्रेडिटर्स हो गए। तो लाइबिलिटी बढ़ रही है कम हो रही है? बढ़ रही है, लाइबिलिटी क्या हो रही है आपकी? बढ़ रही है। इसके वजह से फ़ायदा होएगा या फिर नुकसान होएगा? नुकसान। नुकसान होएगा। तो आप इसको रिवैल्यूएशन में यहाँ पर दिखाओगे 2 क्रेडिटर्स 8000। क्या ये समझ में आया आपको? इससे 2 क्रेडिटर्स 8000 फिर से समझाऊँ? नहीं सर समझ गया, फिर से समझाऊँ, बताओ। नहीं सर समझ गया। ध्यान से इस चीज़ को समझना। यहाँ पर मेरे पास क्रेडिटर्स है 2000 रुपीज़ के, क्रेडिटर्स हैं 2000 रुपीज़ के। एडजस्टमेंट में मुझको यहाँ पर दिया हुआ था कि अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स है, मतलब ये पहले से मुझको बैलेंस शीट में नहीं दिए हुए थे। कितने रुपए के? टू द एक्सटेंट ऑफ 8000। तो इसको पढ़ने के बाद मुझको समझ में आया कि मेरी लायबिलिटी बढ़ रही है, हाँ। और लायबिलिटी बढ़ने के वजह से मेरे पास क्या होगा? नुकसान होएगा। तो देखो मैंने इसको कहाँ पर दिखाया? रिवैल्यूएशन के n माइनस साइड पर, रिवैल्यूएशन के n माइनस पर 2 क्रेडिटर्स। क्या मैं सही से समझा पाया है? हाँ सर। पक्का? और एडजस्टमेंट में दी हुई चीज़ याद रखना 2 जगह पर जाती हैं। ये आपने यहाँ पर दिखा दिया नुकसान, और आप नई वाली बैलेंस शीट में दिखाओगे यहाँ पर क्रेडिटर्स 10,000। क्या ये समझ में आया आपको? हाँ सर आ गया, नहीं आया? आ गया सर। कहाँ से ये 10,000 कहाँ से आया? सर 2 जगह हम लोग को एंट्री करवानी होती है एडजस्टमेंट की, और एक हम लोग का लाइबिलिटीज भी जो भर रहा है क्रेडिटर्स वाला, उस वजह से यहाँ पे आया। आप मुझको ये बोलोगे कि भैया पहले से ही मेरे पास क्रेडिटर्स थे 2000 रुपीज़ के, पहले से ही मेरे पास क्या थे? क्रेडिटर्स। 2000 अब 8000 रुपीज़ के यहाँ पे क्रेडिटर्स और बढ़ गए, तो नई वाली बैलेंस शीट में जो मेरे पास क्रेडिटर्स आएंगे वो 10,000 आएंगे। और दूसरी ओर आपको ये भी समझ में आया कि क्रेडिटर्स लायबिलिटी बढ़ने की वजह से मेरा क्या हुआ? नुकसान हुआ, इसलिए मैंने n माइनस में दिखाया 2 क्रेडिटर्स। क्या इतना समझ में आया आपको? हाँ। पक्का? हाँ सर। कोई दिक्कत तो नहीं है? उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। प्रोविडेंट फंड के बारे में भी था। तो प्रोविडेंट फंड भी मेरे पास लायबिलिटी ही होती है, याद रखना। प्रोविडेंट फंड भी मेरे पास क्या है? Liability। लायबिलिटी, आउटसाइडर्स लायबिलिटी। जैसे क्रेडिटर्स था तो सेम उस तरीके से प्रोविडेंट फंड भी मेरे पास आउटसाइडर्स लायबिलिटी है। इसके बारे में लिखा हुआ प्रोविडेंट फंड भी रेज्ड बाय 1000। 1000, मतलब 1000 से बढ़ गया। समझ में आया? पहले था कितना? 10,000, अब बढ़ के हो गया 11,000। 11,000। नहीं आया समझ आ में? गया। पहले कितना था? 10 बढ़ के 11,000 तो ये मेरे पास लायबिलिटी क्या हो रही? बढ़ रही है। बढ़ रही है। तो इसके वजह से फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? नुकसान। नुकसान हो जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पे रिवैल्यूएशन में अगर ये 2 प्रोविडेंट फंड लिखूँ तो आपको मेरी बात समझ में आएगी हाँ या नहीं आएगी? आ गई। और क्योंकि एडजस्टमेंट में चीज़ दी हुई, तो नई वाली बैलेंस शीट में मेरे पास प्रोविडेंट फंड हो जाएगा 11,000। क्या ये मैं समझा पाया आपको ढंग से? आ गया सर। फिर से बताऊँ? नहीं, हम लोग इसका तो 2 एंट्री लिखेंगे, पहले एंट्री में समझा नहीं। कौन सी वाली? नहीं समझे? जैसे लाइबिलिटीज में एडजस्टमेंट है तो इसके तो 2 एंट्री होगी। पहले हम लोग कहाँ पे ये दिखाएंगे? दिखा दिया ना रिवैल्यूएशन में, मैंने n माइनस वाली साइड पर दिखा दिया 2 प्रोविडेंट फंड। ओके। देखो प्रोविडेंट फंड में पहले आपके पास लायबिलिटी दिख रही थी 10,000 रुपीज़ की। अब वो कह रहे हैं कि जो प्रोविडेंट फंड वाली लायबिलिटी है वो 1000 से बढ़ गई। तो लायबिलिटी बढ़ने के वजह से आपका क्या होता है? नुकसान होता है, याद रखना। लायबिलिटी बढ़ने के वजह से क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है, इसलिए मुझको उसको रिवैल्यूएशन के यहाँ पर डेबिट में दिखाना पड़ रहा है। सेम वही जैसे मैंने अभी आपको क्रेडिटर्स में समझाया था, सेम वही प्रोविडेंट फंड में भी आ रहा है। ओके नहीं आया समझ में? फिर से बताऊँ? आगे सर। और नई वाली बैलेंस शीट में मेरे पास अब देखो प्रोविडेंट फंड कितना आ रहा है? 11,000 आ रहा है। कितना आ रहा है? 11,000 आ रहा है। पहले की कितना था? पहले था 10,000, 1,000 से बढ़ गया, 1,000 से क्या हो गया? बढ़ गया। तो नेक्स्ट वाली बैलेंस शीट में कितना आ जाएगा? 11,000। इतना समझा पाया मैं आपको? तो आप देख रहे हो कि मैंने एक तरफ से अपनी पूरी बैलेंस शीट यहाँ पर ये वाला लायबिलिटी वाली साइड पूरी कंप्लीट कर ली। समझ में आया? हाँ। सबसे पहला काम क्या करना है कि जितने फॉर्मेट बोले गए वो आपको एकदम से तैयार कर लेने। ठीक है? अब मैं इस तरफ आता हूँ। क्या मशीनरी के बारे में कुछ बोला हुआ? मशीनरी के बारे में नहीं। तो मैं इसको सीधा कॉपी पेस्ट कर Asset दूंगा। side में। ये मशीनरी के बारे में कुछ नहीं बोला हुआ ना? 18,000 में नई वाली बैलेंस शीट में सीधा इसको यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दूंगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। उसके बाद में यहाँ पर आ रहा हूँ भाई, क्या नाम है उसके बाद? इन्वेस्टमेंट। इसकी कहानी पढ़ के देखते हैं। इन्वेस्टमेंट की कहानी पढ़ के देखता हूँ। तो इन्वेस्टमेंट के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ था कहीं 5th वाले पॉइंट पर लिखा हुआ है कि हाफ इन्वेस्टमेंट वर टू बी टेकन ओवर बाय A and B इन द रेशियो ऑफ दियर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ध्यान से इस चीज़ को समझना। यहाँ पर आपके पास इन्वेस्टमेंट कितने रुपए के हैं? 12,000। इसका हाफ कितना हो गया? A and B 12,000 का हाफ कितना हो गया? 6,000। इतना समझ में आ रहा? ये 6,000 रुपीज़ के इन्वेस्टमेंट कौन लेके गया? A और B। और कौन से रेशियो में गए? 5:3 में गए। देखो दोबारा से लाइन रुक जाओ सब्र रखो। हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट मतलब कितने रुपए के इन्वेस्टमेंट? 6,000। कौन लेकर गया? A and B। किस रेशियो में? 5:3 में। 5:3 कहाँ से आ रहा? जो उनका प्रॉफिट एंड All लॉस का profit रेशियो था। ratio। ठीक है? तो मैं कर सकता हूँ 6,000
मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 8 कितना आ जाएगा 3750 और दूसरा -2250। इतनी मेरी बात समझ में आ रही। अब सोचो जरा दिमाग लगाओ कि अगर कोई पार्टनर इन्वेस्टमेंट क्या है मेरे पास असेट्स है, अगर कोई पार्टनर असेट्स लेके जाएगा तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी या कम हो जाएगी? कैपिटल उसकी कम हो जाएगी। कम हो जाएगी, समझ में आया? तो इसका मतलब मैं कहाँ पर दिखाऊंगा L माइनस में, L माइनस में दिखाऊंगा भाई। तो क्या आपको 2 इन्वेस्टमेंट समझ में आए? हाँ सर समझ आ गया। फिर से समझाऊं? नहीं सर समझ आ गया। पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं है? और आगे बोलो क्या बोलते हैं, एंड रिमेनिंग वैल्यूड एट 8000। रिमेनिंग की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई सोमत? यहाँ पर कितनी हो गई? 8000 हो गई। तो भाई पहले कितने के थे इन्वेस्टमेंट? 12,000 में से 6 की कहानी तो आप समझ गए। बचे कितने? 6000। इनकी वैल्यू कितनी हो गई? 8000। तो असेट्स की वैल्यू बढ़ गई या कम हो गई? बढ़ गई। तो बढ़ने के वजह से फायदा होगा नुकसान होगा? तो कहाँ पर दिखाऊंगा? ये रिवैल्यूएशन के अकाउंट बाय इन्वेस्टमेंट। ये 2000 समझ में आया हाँ सर। या नहीं आया? आगे सर। फिर आप मुझको बोलोगे नई वाली बैलेंस शीट पर भी तो दिखाओगे। तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 8000 समझ में आया हाँ सर। या नहीं आया? आगे सर। फिर से समझाता हूँ, ध्यान से समझना भाई। क्वेश्चन में आपको इन्वेस्टमेंट दिया हुआ था 12,000 रुपीज़ का, लेकिन यहाँ पर एक एडजस्टमेंट लिखी हुई थी। बोला था कि हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट, आधे इन्वेस्टमेंट कौन लेके चल गया? ए और बी लेके चल गया अपने प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो पर। तो मैंने कहा हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट मतलब 12,000 का हाफ कितना हो गया? 6,000। और कौन लेकर गया? ए भी लेकर गया और बी भी लेकर गए। उनका जो प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो था वो किसमें? 5:3 पर। मुझको पता है कि जब 5:3 है ना, ये 5:3 है, कि जब कोई पार्टनर असेट्स लेके जाएगा तो उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो देखो मैंने पार्टनर्स कैपिटल में कहाँ पर दिखाया? L माइनस पर। कहाँ पर दिखाया? L-। क्या आपको 2 इन्वेस्टमेंट ये समझ में आई बात? हाँ सर। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। और जो बाकी जो बच गए थे, कितने बच गए थे? 6,000। उसके बारे में बोला कि उनकी वैल्यू कितनी हो गई? 8,000 हो गई। समझ में आया? तो असेट्स की वैल्यू बढ़ गई तो देखो यहाँ पे मैंने रिवैल्यूएशन में लिख दिया बाय इन्वेस्टमेंट। असेट्स की वैल्यू बढ़ गई तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया? रिवैल्यूएशन। जितना मेरा फायदा हुआ 2,000 का ही तो फायदा हुआ हाँ। आया। और नई वाली बैलेंस शीट में मैंने इन्वेस्टमेंट की फाइनल वैल्यू लिख दी। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। पक्का? हाँ सर। पूरी बात समझ में आ रही है? उसके बाद आता है फर्नीचर। तो फर्नीचर के बारे में क्या लिखा हुआ है कि फर्नीचर इज अंडर वैल्यूड बाय 12,000। अंडर वैल्यूड मतलब होता है कि यहाँ पर आपको फर्नीचर दिख रहा है 20,000 रुपीज़ का, इसका मतलब 12,000 से कम लिखा गया है। आया समझ में? एक्चुअल कॉस्ट फर्नीचर का 32,000 है। एक्चुअल है 32,000 और वो कितना लिखा गया है? 12,000। तो ये गलती है ना, इसको सही करूँगा तो फर्नीचर की वैल्यू बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? फर्नीचर की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो सुनना यहाँ पर, ये फर्नीचर क्या है? अंडर वैल्यूड हो रखा कितने से? 12,000 से। तो मुझे इसकी वैल्यू क्या करना पड़ेगा? बढ़ानी। असेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो मेरा फायदा होगा नुकसान होगा? फायदा होगा तो कहाँ पर दिखाऊंगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट तो N क्रेडिट में, N प्लस में। ये आपको समझ में आया? हाँ। और नई वाली बैलेंस शीट में दिखा दूंगा मैं। हाँ। फर्नीचर 32,000। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। तो भाई यहाँ पर मैं आपको ये मशीनरी वाला पॉइंट समझा चुका हूँ, इन्वेस्टमेंट वाली बात कर चुका हूँ, फर्नीचर में कोई दिक्कत तो नहीं आई। नहीं सर। अब हम बात करते हैं स्टॉक की। स्टॉक कितने का है? 15,000 रुपीज़ का है स्टॉक। 15,000 रुपीज़ का है। बोलते हैं कि वैल्यू ऑफ स्टॉक इज रिड्यूस टू मतलब क्या होता है? कम। तक, इतने तक। और बाय मतलब क्या होता है? से। समझ में आ रहा? इतना ध्यान में समझना कि वैल्यू ऑफ स्टॉक इज रिड्यूस टू 13,000। स्टॉक की वैल्यू रिड्यूस हो गई कहाँ तक? 13,000 तक। कहाँ तक? 13,000 तक क्या हो गई? स्टॉक की वैल्यू रिड्यूस हो गई। पहले स्टॉक कितने का है? 15,000। अब उसकी वैल्यू कहाँ तक पहुँच गई? असेट्स की वैल्यू बढ़ गई या कम हो गई? फायदा होगा नुकसान होगा? कहाँ पर दिखाओगे? रिवैल्यूएशन के N माइनस साइड में। N माइनस साइड में। क्या आपको टूल स्टॉक समझ में आया? हाँ। नई वाली बैलेंस शीट में कहाँ पर जाएगा? एसेट्स में ही जाएगा। कितना? अभी एसेट्स में जाएगा सर 13,000। समझ में आया या नहीं आया? फिर से समझाऊं? नहीं सर। पक्का? हाँ। आपको ये मशीनरी वाला पॉइंट समझ में आया? हाँ सर। इन्वेस्टमेंट वाली बात समझ में आई? फर्नीचर वाला समझा पाया मैं? स्टॉक वाला समझा पाया? डेटर्स के बारे में तो कुछ नहीं है, नहीं तो कॉपी पेस्ट कर दूंगा। एसेट साइड। डेटर्स के बारे में कुछ नहीं है तो इसको आप कॉपी पेस्ट कर दो 15,000 रुपीज़। ठीक है। लास्ट में मेरे पास क्या बचता है? बैंक। अभी रुक जाओ, देखो बैंक तो 6,000 समझे, सो मत यहाँ पे 6,000 समझे और 30,000 रुपीज़ ये लेकर आया। हाँ। नहीं आया समझ में? 30,000 ये और 6,000 ये, तो टोटल
कितना आ जाएगा? 36,000। तो आपको 36,000 ये बैंक का भी मेरे हिसाब से समझ में आ जाएगा कि 36,000 कहाँ से आया। हाँ पक्का? आगे सर। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। तो आप यहाँ पे ध्यान से मेरी बात करने का तरीका देख रहे हो आप ना, हाँ। कि पहले मैंने ये करा फिर मैंने ये निपटाया। अब पहला वाला पॉइंट देखना है यहाँ पर ध्यान से, ये सी कितने रुपए लाता है टोटल? 30,000। इसमें इसकी कैपिटल का भी पैसा है और गुडविल का भी पैसा है। आप पूरी इससे पूरी फर्म की गुडविल निकाल सकते हो। हाँ ये थर्ड वाला तो मैंने पूरा कर लिया ना, फर्नीचर वाला पॉइंट मैंने कर लिया, स्टॉक वाला पॉइंट मैंने कर लिया, प्रोविडेंट फंड वाला मैंने पॉइंट कर लिया। अब सिर्फ गुडविल वाला पॉइंट बचता है। देखो ध्यान से, आप सुपर प्रॉफिट तो निकाल दोगे, सुपर प्रॉफिट निकालने में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। आपने मुझे अभी फॉर्मूला बताया, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट क्या आ जाएगा? 8,000। ये आप कहाँ पर करोगे? वर्किंग नोट में काम करोगे। कहाँ पर करोगे? वर्किंग नोट। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। सुपर प्रॉफिट निकालने में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? नहीं सर। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मतलब वो प्रॉफिट जो हमारी फर्म ने कमाया, नॉर्मल प्रॉफिट वो प्रॉफिट जो सब कमाते हैं। तो हमारी फर्म ने 8,000 ज़्यादा कमाया, तो यही क्या है भैया? सुपर प्रॉफिट है। यही क्या है? सुपर प्रॉफिट है। profit क्लियर हो रहा? गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या है कि हम सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज से। क्लियर हो रही बात या नहीं हो रही है? क्या करके बताऊँ? नहीं सर। सर ये समझ में आ रहा? हाँ। 8,000 मल्टीप्लाई बाय 3 समझ में आया? 24,000। हाँ सर। ये जो 24,000 है पूरी फर्म की फर्म की गुडविल है। goodwill किसकी है। गुडविल है? फर्म की। फर्म की गुडविल है। लेकिन मुझे यहाँ पे सी का शेयर निकालना पड़ेगा। सी शेयर ऑफ गुडविल पूरी फर्म की क्या आई थी? वो 24,000। हाँ और सी का शेयर क्या था? सी का शेयर था 1/4। सी का क्या था? 1/4। सी का था भाई 1/4। तो कितनी आ 6,000। जाएगी? 6,000। समझ में आया? हाँ सर। अब आपको समझ में सी का शेयर तो आ गया, तो इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ कि सी की कैपिटल 24,000 होगी? हाँ नहीं आया समझ में? आ गया। भाई सी टोटल 30,000 लेकर आया, उसका 6,000 share of रुपये तो goodwill उसके क्या हो गए? 6,000 गुडविल के हो गए। कितने रुपए लाया? 30,000। 30,000। 6,000 तो उसके काय के हो गए? गुडविल। तो कैपिटल के क्या हो जाएंगे? 24,000। 24,000। पक्का? तो ये आपको इसकी एंट्री तो पता ही है। जब कोई नया वाला पार्टनर लेकर आता है, आप बोलोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और फिर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, जो भी नाम थे उनके, है ना? एज कैपिटल टू बीस कैपिटल। कौन से रेशियो में? सैक्रिफाइस रेशियो। ठीक है। तो क्या मुझको आप ये बताओ, पहले सुनो, कैलकुलेशन मत करो। क्या आपको बाय बैंक में 24,000 समझ में आया? हाँ ये किस चीज़ का है ये सर हमारे कैपिटल का है। किसकी कैपिटल का? सीज कैपिटल। समझ में आया? और उसके बाद ये आपको प्रीमियम फॉर गुडविल के 3,000 समझ में आ गया? गया सर। पक्का? हाँ। जब प्रीमियम फॉर गुडविल ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बढ़ता है तो उनकी कैपिटल को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। समझ में आया? काय का रूल लग जाएगा? L+। L+ का। और कौन से रेशियो में? 1:1। सेक्रीफाइस में। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है इतनी? नहीं। अब रिवैल्यूएशन को अब मैंने सब कुछ कर दिया, छोटा तो नहीं ना कुछ? नहीं। फॉर्मेट सारे साथ में तैयार कर लेना। रिवैल्यूएशन को क्लोज करने का तरीका, जो साइड बढ़ी उसको दोनों तरफ लिख दोगे। इसका टोटल करोगे, इसका टोटल करोगे, इसका टोटल करोगे, इसका टोटल करोगे। जो साइड बढ़ी दोनों तरफ लिख दोगे। हाँ जो साइड बढ़ी दोनों तरफ। समझ में आया? यस सर। डिफरेंस किस में आ जाएगा? छोटी वाली साइड पर। डिफरेंस कहाँ पर आ जाएगा? छोटी साइड पर। जैसे यहाँ पर कितना आ गया? 3,000। अब देखो ध्यान से मेरी बात को समझना, 4 बार समझाऊंगा आपको। रिवैल्यूएशन में काय का रूल लग रहा? n माइनस का। यहाँ पर काय का लग रहा? N+। n माइनस मतलब होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। n प्लस मतलब क्रेडिट ऑल इनकम एंड इनकम एंड गेन। अब ध्यान से मेरी बात को समझो, फायदा मेरा ज़्यादा हो रहा है, फायदा मेरा ज़्यादा हो रहा है, नुकसान मेरा कम हो रहा है। तो कुल मिला के मेरा ये जो नेट दिख रहा है ये क्या होगा? प्रॉफिट ही तो होगा। हाँ आया है समझ में? टू गेन और प्रॉफिट ट्रांसफर टू किस किस के बीच में बढ़ जाएगा? ए के और बी के बीच में। किसके? ए के और बी के बीच में। समझ में आया? ओल्ड पार्टनर्स के बीच में। और कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो में। समझ में आया? हाँ सर। तो जब ये प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा तो उनकी कैपिटल बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। सही बढ़ जाएगी। थोड़ा दिमाग से सोचो भाई, अगर ये प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बढ़ जाएगा तो उनकी कैपिटल बढ़ेगी या कम होएगी? बढ़ेगी। पक्का? हाँ। आ रहा समझ में? तुक्का तो नहीं मार रहे हो? नहीं। तो तुम्हें ये देखो, तुम्हें ये बायर इवैल्यूएशन भी समझ में आ जाएगा कि बायर इवैल्यूएशन में ये कहाँ से आया। क्या ये समझ में आया आपको? हाँ ये सर। रिवैल्यूएशन का गेन प्रॉफिट समझ में आया? हाँ तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा ये कहाँ से आया। ओके सर। आया?
अब हम पार्टनर्स कैपिटल क्लोज करेंगे, जो साइड बड़ी उसको हम दोनों तरफ लिखेंगे। सबसे पहले आप ए का टोटल करोगे, उसमें से ए को माइनस कर दोगे। जैसे इसका टोटल किया आपने, हाँ उसमें से ये माइनस कर दोगे तो ये आपके पास बैलेंस आ जाएगा। सेम बी के साथ भी ऐसे ही कर दोगे, इन सब का टोटल करोगे, इसको माइनस कर दोगे, बी का बैलेंस आ जाएगा। सी के साथ भी ऐसे ही करोगे, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं तो सी का बैलेंस भी आ जाएगा। समझ में आया? आगे सर। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। समझ में आ गया? टू बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन का मतलब क्या होता है? कौन सा बैलेंस है? क्लोजिंग हम्म कैरी डाउन है ना, क्लोजिंग बैलेंस। तो यहाँ पर इसका भी बैलेंस आएगा। देखो 24,000 ये है, 24,000 इसका भी आएगा। ठीक है, नहीं समझे? समझ गया। ये 24,000 लाया ना, ये भी तो पार्टनर है, तो टू बैलेंस कैरी डाउन में ए का बैलेंस निकाल लोगे, पक्का निकालोगे? हाँ, बड़े साइड को इन छोटे सबको साइड से माइनस बस करना ना। टू बैलेंस कैरी डाउन मतलब ये क्या है? क्लोजिंग बैलेंस है। क्या है? क्लोजिंग बैलेंस। किस किस का? ए का भी आ जाएगा, बी का भी आ जाएगा, सी का भी आ जाएगा। ठीक है, ये इनकी क्या है? क्लोजिंग कैपिटल है। और ये क्लोजिंग कैपिटल कहाँ पर जाती है? नेक्स्ट ईयर की ओपनिंग में। नेक्स्ट ईयर की ओपनिंग बैलेंस शीट में आप लिख दोगे कैपिटल अकाउंट ए का, बी का और सी का। सी का। अगर ये बैलेंस शीट आपकी मैच हो गई तो भैया आपको मिलेगी खुशी। ठीक है, आया समझ में?